हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 उप सहसंयोजन यौगिक का यह फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। इस चैप्टर में हम बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इस चैप्टर के बेसिक लेवल आपको समझ में आ गया तो आगे चलकर इस चैप्टर के आगे का टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यह इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के इसी वीडियो में आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 2 नंबर बहुत होता है, कम नहीं होता है। तो 2 नंबर आज इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 उप सहसंयोजन यौगिक का बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। बेसिक लेवल हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। देखिए, हमें डीपली में इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट हमारा हो गया द्विक लवण, सेकंड हमारा हो गया संकुल या उप सहसंयोजन यौगिक। द्विक लवण के सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्विक लवण की परिभाषा देखिए क्या होगा। वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात जिनका जलीय विलयन में कोई अस्तित्व नहीं होता है, द्विक लवण कहते हैं या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका होगा फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। एक इसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी, ठीक, फिटकरी है। देखिए, ये हमारा जब जलीय विलयन में जब इस फिटकरी को घोलते हैं, जल में घोलते हैं, घोलने पर यह आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है। यानी कि जल में जब इसे फिटकरी को घोलते हैं तो यह आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है, आयनों के रूप में टूट जाता है, अर्थात यह अपने अस्तित्व को खो देता है। इसी को क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि द्विक लवण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं संकुल या संकुल या उप सहसंयोजन यौगिक समझते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया, लवण आकर आपको समझ में आ गया, तो इसी का उल्टा ये होता है, इसी का उल्टा ये होता है। इसमें क्या था? वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं। इसमें क्या है? वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर आयनों के रूप में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें विभक्त हो जाते थे, इसमें विभक्त नहीं होते थे, ठीक है, इसमें विभक्त नहीं होते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यानी कि ये जो उप सहसंयोजन यौगिक है, अगर जलीय विलयन में जल में घोलने पर या आयनों के रूप में नहीं विभक्त होते हैं, आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, या जल में नहीं आयनित, यानी कि जल में टूटते नहीं हैं, ठीक। देखिए, उप सहसंयोजन यौगिक की इसकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल K4FeCN6। ये देखिए, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यह इसका उप सहसंयोजन यौगिक का एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में आया। तो इसकी संरचना क्या होता है? अत्यंत जटिल होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में यह 2 नंबर के लिए द्विक लवण इम्पोर्टेंट, इसको मान के चलो इम्पोर्टेंट, ठीक। 2 नंबर के लिए उप सहसंयोजन यौगिक का परिभाषा नहीं आता है, लेकिन द्विक लवण जरूर आता है। ये 2 नंबर के लिए जरूर आता है। तो 2 नंबर का अगर आपको आ जाएगा, 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको सिर्फ परिभाषा इसका लिख देना है और आपको इसको एग्जाम्पल दे देना है। आपको 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो यह 2 टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं, दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। यानी कि ये उप सहसंयोजन यौगिक है, इससे महत्वपूर्ण, इसमें से जो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट, इसमें सभी का परिभाषा निकालना है। तो परिभाषा कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए, इसे हम कहते हैं, इसे जो Fe है, इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु। इसे शॉर्टकट में CMA कहते हैं, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जो छोटा ब्रैकेट में है, ये हमारा लिगेंड हो गया, ठीक, लिगेंड
ठीक, ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड। और जो ये हमारा है, ये जो 6 हमारा है, ये लिगेंडो की संख्या है, लिगेंडो की संख्या कह लो, या उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन संख्या हो गया। ठीक, उप सहसंयोजन संख्या कह लो या समन्वय संख्या कह लो। तो ये हमारा क्या हो गया, Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ठीक, और Cn हमारा हो गया लिगेंड हो गया, और जो 6 है हमारा ये उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में हो गया, तो आ गया होगा। तो अब बात आती है कि ये हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा आयन है, आयन यानी कि प्लस आयन है। देखिए यहाँ हम जानते हैं कि संकुल यौगिक यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक प्लस और माइनस आयन से मिलकर बनते हैं। तो ये हमारा प्लस हो गया और बड़ा ब्रैकेट में माइनस हो गया। तो ये हमारा प्लस माइनस से आयनों के में से मिलकर उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। ठीक, ये हमारा आयन हो गया, आयन, आयन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब इसी को केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड उप सहसंयोजन संख्या को, इसी को परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। देखिए अभी हम आपको इसी वीडियो में रटा देंगे, आपको अगला यानी कि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसी वीडियो में हम रटाएंगे। कैसे रटाएंगे, देखिए एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में। देखिए सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए इसी में से देखिए कैसे समझाते हैं। देखिए ये हमारा लिगेंड है, जो वे धातु परमाणु, ये हमारा धातु परमाणु है। ठीक, धातु परमाणु, वे धातु परमाणु जो लिगेंड से बंधे हुए हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये हमारा Cn लिगेंड है, इस लिगेंड से Fe हमारा बंधा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इस लिगेंड से बंधे हुए हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय या ऐसे लिखेंगे, धातु परमाणु लिगेंड से बंधे हुए हैं, जिसे धातु परमाणु लिगेंड से बंधे हुए हैं, उसे CMA कहते हैं। ठीक, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। CMA शॉर्टकट में हम लिख दिए केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, लिगेंड हमारा होता है दाता परमाणु। ठीक है, दाता परमाणु लिगेंड की परिभाषा कैसे याद करेंगे, लिगेंड की परिभाषा देखिए अभी कैसे रटाते हैं। देखिए ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, ये हमारा लिगेंड है। लिगेंड हमारा पूछ रहा है लिगेंड किसे कहते हैं। जो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो क्षमता रखता है उसे ही लिगेंड कहते हैं। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु को ऐसे लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता रखता है उसी को हम कहते हैं, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है हमारा, उप सहसंयोजन संख्या। तो तीसरा उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, देखिए यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए परमाणु धातु परमाणु से बंधे हुए लिगेंड की दाता परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा, धातु परमाणु या धातु आयन से बंधे हुए लिगेंडो की संख्या को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन कहते
हैं। तो यही होगा हमारा उपसः संयोजन संख्या। तो हमारा उपसः संयोजन यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये फर्स्ट हमारा हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा हो गया लिगेंड, ये सेकंड लिगेंड हो गया। तीसरा हमारा हो गया उपसः संयोजन संख्या। ये हमारा लिगेंड की जो संख्या है इसे उपसः संयोजन संख्या कहते हैं या समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसका हमें परिभाषा ऐसे लिख देना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये इसी तरह इसे परिभाषा लिख देंगे तो आपका 2 नंबर ऐसे फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि यह आपको टॉपिक यह है बहुत ही आसान तरीकों से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसी तरह आपसे मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।